हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले कि हम फंडामेंटल राइट को डिटेल में एक्सप्लेन करें, हम 2 पॉइंट यहाँ पे बताएंगे। पार्ट 1 आपने पढ़ा और उसमें पार्ट 1 में आपका यूनियन टेरिटरी था और पार्ट 2 जो था वो आपको मालूम ही है। पार्ट 2 में आपने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा। आप एज्यूम करिए कि आप एक इंसान हैं और आप किसी देश में रहते हैं, तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे कि आप किस देश में रहते हैं। तो पार्ट 1 में आपको ये पता चला कि 28 स्टेट है और 8 यूटीज़ है, यानी किस स्टेट से हैं और किस स्टेट से हैं और उसका नाम क्या है वो पता चला पार्ट 1 में। और उसी पार्ट 1 में आपको ये भी पता चला कि आप जिस स्टेट से हैं और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से आपके कितने राज्यसभा, ये सिंपल सी बात है कि राज्यसभा सीट्स कितने हैं आपके एरिया में, वो पता चला। ये पार्ट 1 से। वही अगर अब आप मान लिए किसी कंट्री का रेसिडेंट है तो फिर आपके पास सिटीजनशिप की बात आती है। तो इसके बाद फिर आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ें और सिटीजनशिप में ये पता चला कि आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है, या नागरिकता कैसे आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें पता चला। अब इन सब को देखते हुए इसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास कुछ राइट्स मिले। मतलब अब लॉजिकल सी बात है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो नागरिक होने के साथ साथ आपके ऊपर कुछ राइट्स भी हैं, या आप कुछ करना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं थॉट आया होगा। तो अगर ये थॉट आया है तो ये थॉट आपके क्लियर कहाँ होंगे? फंडामेंटल राइट्स में। मतलब आप ऐसे सोचिए ना कि आप एक घर में रह रहे हैं, उस घर का नाम रख दिया गया है। अब उस घर में रहने के लिए आपको नागरिकता दे देगी, भाई आप इस घर में रह सकते हैं, आपको ये नागरिकता है और इस नागरिकता के बेस पे कई सारे आपको फैसिलिटी मिलते हैं। जब आप उस घर में रहेंगे फिर आसपास के जो गांव होंगे वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, घूमेंगे, मिलेंगे लोगों से। तो ये लोगों से घूमेंगे, मिलेंगे और भी ऐसा कुछ काम करेंगे, ये आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो चलिए हम फंडामेंटल राइट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 का पार्ट है, और दूसरा यह है कि इस पार्ट 3 में हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में पढ़ेंगे। अब फंडामेंटल राइट्स को लेकर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 1215 का अराउंड, या फिर ऐसे समझिए कि 12th सेंचुरी का अराउंड हुआ ये था कि वहाँ के जो आम लोग थे, यानी इंग्लैंड में ही, हालांकि इसमें थोड़ा सा 2 बातें हैं। यही सिंपल सी बात है कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर कि हमें आज़ादी चाहिए। तो जो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि ऐसे हम डायरेक्ट तो आज़ादी नहीं, लेकिन कुछ लिमिटेड देंगे। तो उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया था कि भाई आपको यही आज़ादी मिलता है और ये आपको आज़ादी के लिए ये कुछ शर्तें मानने होंगे, तभी आपको ये आज़ादी मिलेगी। तो ये जो शर्तें थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन था, और जो उस टाइम के हिसाब से एक लेटर था कि भाई आपको ये आज़ादी मिलेगा, ये शर्त मानना होगा, तो उसी को ही एक डॉक्यूमेंट के तौर पे मैग्ना कार्टा कहा गया और वही आज भी एक्टिव है। तो समझिए कि मैग्ना कार्टा का क्या इतिहास है। सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश की ओर से, यानी किंग जॉन बंदा था, उसने जो है आम लोगों के सामने एक रिटन वे में डॉक्यूमेंट दिया था कि ये आपको आज़ादी मिलती है, ये सारी आज़ादी है, और कुछ उसके लिए आपको कुछ टर्म्स कंडीशन, क्योंकि यूजुअली किसी को आज़ादी मिलता है तो कुछ कंडीशंस भी रहते हैं, तो ये आपको फुलफ़िल करना होगा और उसके बाद आपको आज़ादी मिलेगी। तो ये हो गया मैग्ना कार्टा का हिस्ट्री। लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स आया वो कैसे आया? पहली बात ये कि इंडिया में जो, यानी हमारे देश में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया गया यूएसए से। ये एक सवाल पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को लेकर कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया था कि जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट, यानी जो भारतीय लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिया जाए। इसके अलावा अगर आप अगर एक वो देखेंगे, आपको मालूम है कि 13 दिसंबर को जो प्रियम्बल आज पढ़ रहे हैं वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था। खैर वो भी अभी फ़िलहाल उसको स्किप करिए, बस यहाँ पे सिस्टमेटिक थोड़ा समझा दें कि सबसे पहले जो है नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट को लेकर बातें करी गई थी। फिर फाइनली जो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें डिटेल में बात किया गया था कि भाई अब हमें जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारे देश से, मतलब इस देश से जो लोग हैं, इन सब की फंडामेंटल राइट्स के बारे में अब हमें डिमांड करना चाहिए। फिर फाइनली ये हुआ कि 1945 में जो है एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी। इस कमेटी ने फंडामेंटल राइट को लेकर अपनी बातें कही थी और उस फंडामेंटल राइट में 2 टाइप का राइट दिया था। एक फंडामेंटल राइट था और दूसरा डीपीएस भी था। दोनों राइट ही है, बस एक ये है कि फंडामेंटल राइट, मतलब जो तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था
उसमें उन्होंने दो बातें कहा था। एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला था कि लोगों को फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, और दूसरा बोला था लोगों को डीपीएस पे मिलना चाहिए। दोनों में बस फ़र्क इतनी सी बात का है कि फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं मिलता आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डीपीएस पे जाता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, या कोर्ट मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोर्ट के पास चले गए, ये सरकार के ऊपर है, यानी उस स्टेट के ऊपर है कि आपको डीपीएस पे देना चाहता ही नहीं चाहता है। ये हो गया हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हमारे फंडामेंटल राइट्स का। चलिए आगे अब चलते हैं। आपको तो मालूम ही है कि टोटल कितने राइट्स हैं, 7 राइट्स हैं? बिल्कुल नहीं, टोटल जो है आपके पास जो है 6 राइट्स हैं। स्टार्टिंग में 7 राइट्स थे, बट एक को डिलीट किया गया और आज के टाइम में टोटल 6 राइट्स हैं। कौन कौन है? जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप देख सकते हैं किस किस आर्टिकल के बीच में पढ़ेंगे वो। वही नेक्स्ट जो राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और एक जो 6 जो राइट था स्टार्टिंग में वो था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया। और डिलीट करके यानी आर्टिकल 31 को डिलीट करके अब जो है आर्टिकल 300 के ए में इसको रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब अब ये हम लोग अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि अब इसको आर्टिकल 300 ए के अंदर रख दिया गया है। और जो लास्ट जो है यानी कि 6, आप ऐसा कर सकते हैं 6 जो राइट आपका है वो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको आर्टिकल 32, इसी आर्टिकल 32 को 2-3 नाम से जानते हैं। एक तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो है रिट दायर करते हैं वो है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स दायर होता है वो आर्टिकल 32 के थ्रू ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं उससे पहले भी बता दूँ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको रिमूव करके जो है सिंपल उनको राइट दे दिया गया, आर्टिकल 300 के अंदर किया गया। और वो हुआ था कब? अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट 1978 में, 1978 में अमेंडमेंट हुआ था 44th, उसमें फाइनली इनको एक लीगल राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि लीगल राइट दे दिया गया। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो क्या कुछ है। पहली बात यह है कि जो अभी हम आगे जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे टोटल, यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी राइट्स हैं हमारे देश के ज़्यादातर लोगों को मिलता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारतीय जिनके पास भारत की नागरिकता है उनको आर्टिकल 15, 16, 19, 21 मिलता ही मिलता है, सॉरी 29 मिलता ही है। इसमें से कुछ वो राइट्स हैं जो, अच्छा इसमें इसके बाकी जो राइट्स है, मतलब समझिए ये जो राइट मैंने बताया, इसके अलावा बाकी जो राइट्स है वो फॉरेनर को नहीं मिलता है, फॉरेनर को नहीं मिलता है। ये ऐसे कुछ राइट्स हैं। तो चलिए, ये तो मैं अभी तक यही बता रहा था कि देखिए अभी तक अगर आप बात करें तो मैंने क्या बोला कि देखो फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पहले उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे। इसमें 2-3 बातें हैं। पहला यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसको पढ़ते हैं, और ये पार्ट 3 का पार्ट है। किंग जॉन का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही देखें कि इन्होंने जो एक लेटर के थ्रू लोगों को राइट्स दिया था कि ये आपको राइट्स मिल रहे हैं विथ टर्म्स एंड कंडीशन। फिर उसके बाद ये देखा कि नेहरू जी का रिपोर्ट था, पंडित इनके मतलब नेहरू रिपोर्ट में जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, उसमें उस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया। फिर उसके 2 साल बाद, मतलब 3 साल बाद कह लीजिए, कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया था। लेकिन इन सब के बावजूद ये सब तो चलते रहे, लेकिन फाइनली जो है एक कमेटी बनी जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी। उसने फंडामेंटल राइट्स के बारे में यही रिकमेंड किया कि भाई लोगों को 2 टाइप का राइट मिलेगा, एक फंडामेंटल राइट्स मिलेगा और दूसरा डीपीएस भी मिलेगा। डीपीएस भी एक तरह का राइट है, बस वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करा दिए। टोटल जो है 6 राइट्स हैं। हाँ, एक्चुअली में 7 था, बट एक को डिलीट कर दिया गया। तो अब चलिए, ये सब कुछ तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 12 में हमें स्टेट के बारे में पता चलता है। अच्छा, ये वो स्टेट नहीं है जहाँ से आप हैं, नहीं, ये हर वो गवर्नमेंट टाइप का बॉडी या प्राइवेट बॉडी जो है वो स्टेट के अंदर आएगा। इवन जुडिशरी जो है वो भी एक जो है वो स्टेट का पार्ट है, या फिर ऐसे समझिए। देखिए, थोड़ा बेसिक समझेंगे तब समझ में आएगा। आप यूजुअली एसएससी सुनते हैं, बीपीएससी सुनते हैं, यूपीएससी सुनते हैं, स्टेट पीसीएस का जितने भी हो गए कई सारे, या फिर आरआरबी सुनते हैं आप, या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, एआई हो गया, ये सभी अपने आप में एक स्टेट है। इनका आप ये नोटिस करेंगे कि एसएससी का अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर, बीपीएससी का अपना ही तरीका है, यूपीएससी का अपना ही है, आरआरबी हो गया, कई सारे जितने भी आप ऐसे सेक्टर देखते हैं,
उन सब का अपना ही एक ज्यूरिडिक्शंस है, उनका अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप ये देखेंगे कभी एसएससी जो है, एसएससी का अपना ही तौर तरीका, जैसे एसएसबी का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है या उसका पैटर्न है वो अलग है, आरआरबी का अलग है, आरआरबी का टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और होते हैं। तो अगर इस टाइप से अगर आप देखते हैं, ये बेसिकली एक स्टेट का पार्ट है, एसएससी एक स्टेट का पार्ट है, बीपीएससी एक स्टेट का पार्ट है, यूपीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, जितने भी इन सब टाइप का सेक्शन आप देखते हैं ये सभी किसके पार्ट है, एक स्टेट का पार्ट है। तो क्या कह रहा है, आर्टिकल 12 से हमें स्टेट के बारे में पता चलता है कि कौन स्टेट है। तो कौन स्टेट में तो आपको पता समझ में ही रहा है कि कौन स्टेट यहाँ पे है। आपको एसएससी एक टाइप का स्टेट है। अब एसएससी में क्या होता है कि एसएससी खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, फिर आपके जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी मार्क्स होते हैं, उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो यानी कि आर्टिकल 12 से हमें स्टेट के बारे में पता चलता है। और अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी पार्लियामेंट रूल बनाएगी, जो भी पार्लियामेंट रूल बनाएगी किससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट रूल बनाए, सॉरी गलत बोल रहे हैं, जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्लियामेंट रूल बनाएगी, वो जो रूल है अगर बाय द वे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नल एंड वाइड यानी रद्द कर सकता है, रद्द कर देगा। तो आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा रूल बनाए, वो भी किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट बाय द वे क्रॉस चेक करती है और उसमें पाया जाता है कि ये गलत है इसमें कुछ चीज़ें, तो उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 13 कहता है। अब चलते हैं आगे, आपको तो मालूम है, यहाँ से बस स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला जो राइट था वो क्या था, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी के अंदर टोटल आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, यानी टोटल 5 आर्टिकल पढ़ते हैं, 14 to 18, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो पहला जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसका क्या मतलब है, स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या स्टेट के अंदर कोई भी आ सकता है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ से रिलेटेड सबको इक्वल ट्रीट करे, सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, पर लॉ के मामले में सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, या सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा लॉ के मामले में, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 2 लोग एक्सेप्शनल केस में हैं, एक्सेप्शन में हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया और गवर्नर हो गए। अब क्योंकि लॉ से रिलेटेड आ रहा है, मतलब ये है कि या तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल चीज़ें अगर होता है तो सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर इसमें एक्सेप्शन केस में, और वो ऐसा है, इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के कुछ मतलब कुछ उनके लिए अलग रखा गया है। पहली चीज़ कि ये कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, मतलब ये कोर्ट में डायरेक्ट जाकर जब तक, सुनिए, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पोस्ट में हैं तब तक के लिए वो ना ही तो कोर्ट में आंसरेबल हैं, ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, इसके अलावा ना ही उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है, और ना ही उनके अंदर कोई सिविल केसेस चल सकते हैं। ये सब तब हो पाएगा जब वो रिटायर हो जाएंगे या उस पोस्ट से साइड हो जाएंगे। अभी जैसे कैसे समझेंगे, आपको रिसेंट में आज मतलब विद इन अ वीक के अंदर एक केसेस हुए, सत्यपाल मलिक, जिसके बारे में आपने जानती होंगे। ये जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले आपने 1 से 2 दिन पहले आपने देखा कि ईडी जो है इनके घर पे जाकर या इनके कुछ मामलों में रेड किए। तो आप सोचिए कि ये भी तो कहीं ना कहीं गवर्नर थे ना, फिर इनके ऊपर क्यों रेड हुआ? तो रेड इसलिए हुआ, मे बी रियलिटी तो नहीं मालूम है, लेकिन आप ये बात समझिए इसमें कि इनके ऊपर अब इसलिए हुआ क्योंकि अब ये गवर्नर नहीं है। जब गवर्नर थे उस टाइम इनके ऊपर रेड नहीं किया जा सकता है। समझिए कि अगर आप प्रेसिडेंट के पोस्ट पे ऑल बैठे हुए हैं या गवर्नर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस केसेस में ना ही आपको मतलब ना ही आप आपको कोर्ट में सरेंडर करने की ज़रूरत है, ना ही आपके अगेंस्ट कोई केस चलेगा, ना ही अरेस्ट किया जाएगा आपका। ये आपको एक्सेप्शनल केस है, यानी ये सारे फैसिलिटी मिलते हैं किनको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। इसके अलावा आम लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस बेस पे? रेस हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। इसका और भी है, रेस, आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, किसी भी स्टेट से या किसी भी कस्बे से आपका बर्थ हो। कई बार जो होता है ना, लाइक जो बिहार और यूपी के लोग जो महाराष्ट्र जाते हैं उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये चीज़ ना हो, मतलब इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता आपको, ये आर्टिकल 15 कहता है। ये आपका राइट्स है। अगर इस तरीके से आपका अगर कहीं होता है तो यानी कि आपका आर्टिकल 15 का वायलेशन होता है।
मतलब अगर आप कहीं जाते हैं और आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आप उस किसी और स्टेट से हैं, या फिर आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, या आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब आपका आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में केस रिट दायर करके आप इसका सुनवाई वो कर सकते हैं। इसमें कुछ हाँ, इन सब को देखते हुए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट भी किए गए हैं, हालांकि देखते हुए जैसे देखिए, हालांकि ये सारी चीज़ें, बट इसमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट ये है कि बच्चे हो या वेमेन हो, इन लोगों के लिए आप रेलवे में, या जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए रेलवे में देखिएगा कि उनके लिए सेपरेट बर्थ होता है, उनके चढ़ने के लिए एक चेयर टाइप का होता है, वो वहाँ पे आता है। तो ये असल में उन लोग के एक मतलब स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसा स्टेप ले सकता है, पर इस बेस पर आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने इसी के अंदर जो रिजर्वेशन का जो सीन है, ये एक्सेप्शनल केस के अंदर, मतलब इसी के अंदर कुछ एक्सेप्शन केस भी है, वो ये है रिजर्वेशन, जैसे SC ST OBC EWS जो रिजर्वेशन मिला है ना, ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 15 का ही पार्ट है, यानी आर्टिकल 15 के अंदर ही आपको EWS का रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 15 समझ में आ गया। देखिए, आर्टिकल 15 में दो बातों का है कि एक तो ये कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ जो है ना, जैसे डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव ये कि भाई वो जो है जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे लोग गरीबी ज़्यादा है, तो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी वहाँ पे एजुकेशन कम है, तो अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट अगर चाहे तो उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे जैसे चाहे वो OBC हो, SC ST हो या EWS, यही सोच कर किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 15 तो सुन में आ गया होगा, 14 लॉ के हिसाब से इक्वल हो गया, और 16 जो हो गया आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसी में रिजर्वेशन का सीन आता है। और अब आता है आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 ये कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, कास्ट से हो, डिसेंट हो, कहीं से किसी भी जगह पे आपका बर्थ हो, डजन मीन, बट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब के मामले में। फिर इसमें भी स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट चाहे तो कुछ वहाँ पे रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे आप जॉब में यूजुअली आप देखते हैं कि पोस्ट में या जॉब में सरकारी पोस्ट में आप देखते ही हैं कि कुछ रिजर्वेशन भी है, तो ये आर्टिकल 16 ये कहता है जॉब के मामले में। अब आते हैं आर्टिकल 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, यानी कि छुआछूत के बारे में सीधा एबोलिश करने की, यानी ख़त्म करने की बात करता है। जैसे कि कई बार आप देखते हैं SC STs को लेकर जो लोगों का एक थॉट्स है, या फिर दलित को लेकर, तो ये इन सब चीज़ों को लेकर ख़त्म करने की बात करी गई है कि आप सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। छुआछूत का जो सीन है, मतलब इलीट और छोटे बड़े दल और बड़े दल और छोटे दल के बीच में जो गैप है, उसको ख़त्म करने के बारे में बात करता है आर्टिकल 17। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एंट्रेंस ओरिएंटेड है, और मतलब अप टू 12th टाइप का है, इससे हायर मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसा सवाल होता है उस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 18 पे आता है। आर्टिकल 18 कह रहा है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, आप किसी भी टाइप का टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, इवन फॉरेन टाइटल भी आप यूज़ नहीं कर सकते। टाइटल इन द सेंस, मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कई बार आप नाम देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आरिफ खान देखते हैं सपोज़, तो कोई भी जो है वो खान आरिफ नहीं लिख सकते हैं, आरिफ खान जरूर लिख सकते हैं, बस यही है। मतलब पहले कोई टाइटल नहीं यूज़ कर सकते, लास्ट में यूज़ करें चल सकते हैं, लेकिन पहले आप यूज़ नहीं करेंगे, नाम से पहले नहीं। नाम से पहले यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल का उल्लंघन कर रहे हैं, और आर्टिकल 18 का आप उल्लंघन कर रहे हैं बस। तो अगर देखा जाए तो पहला जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी जो है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और इसमें कुल मिलाकर बस एक ही बात का समझ आ रहा होगा कि भाई आप टाइटल पहले नहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। कई चीज़ें आप कई बार देखते हैं आजकल गाड़ी में लोग लिखवा देते हैं, तो अपने जिस भी कास्ट से, जिस भी कैटेगरी से वो सीधा लिखवा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करते तो आर्टिकल 18 का वायलेशन है। तो पहला जो राइट्स था, राइट टू इक्वालिटी, मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से लेक्चर देख लीजिएगा, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। फिर से अब आते हैं सेकंड राइट्स, ये हमारा दूसरा राइट्स है जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट करते हैं, मतलब राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है हम लोग आर्टिकल 19, 20 और 21, ये
3 नहीं बल्कि 4 राइट्स पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। तो चलिए अब आर्टिकल 19 से 22 को स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो पहला जो आर्टिकल है वो हमारा यानी आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 के अंदर लोगों को 6 राइट्स मिले हैं। आर्टिकल 19 के अंदर लोगों को 6 राइट्स मिले। अब बात करते हैं कौन कौन से राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसी के अंदर है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। दूसरा मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपको बोलने की आज़ादी, आप एक असेंबली बना सकते हैं। दूसरा ये आप एक एसोसिएशन या एक यूनियन बना सकते हैं। तीसरा आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। आप फोर्थ जो आपको मिला हुआ है, यानी फोर्थ नहीं बल्कि फिफ्थ कहेंगे, आप देश के किसी भी कोने में स्टे कर सकते हैं। आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी था बट इसको डिलीट कर दिया गया है, और उसके मतलब आप ये तो एक सिंपल एक राइट दे दिया गया। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 19 का पार्ट, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर भी था। राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल, जैसे टोटल 6 राइट्स तो आप पढ़ेंगे ही, 7 राइट्स पढ़े थे ना, टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट जो है अब आज के टाइम में 6 है। तो ऐसे ही आर्टिकल 19 के अंदर जो टोटल जो राइट्स लोगों को मिला हुआ था ना वो 7 राइट्स मिला हुआ था, बट एक डिलीट हुआ, कौन, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी था। तो आज के टाइम में 6 है। और छठा जो है लास्ट जो है राइट टू प्रोफेशन। अब नहीं समझे तो मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए, पहला राइट जो है वो आपको बोलने का आज़ादी देता है। दूसरा असेंबली में, यानी अगर बाय द वे आप जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो पहला ही मुझे बोलने की आज़ादी है। दूसरा ये कि हम आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं, तो ये एक असेंबली का पार्ट हो गया। पर यही अगर हम ये बातें यूट्यूब पे 80,000 लोगों के बीच में बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक यूनियन का पार्ट हो जाता है। तो ये तीसरा हो गया। इसके अलावा मोमेंट, अब मान लीजिए आप में से ही कोई मुझे चाहेंगे कि आप जो है घूमने मेरे शहर आइए या वहाँ आ जाइए, किसी भी शहर में आने की बात करें, तो ये जो घूमने की आज़ादी है वो आर्टिकल 19 का पार्ट 4 कहता है। फिर अगर मान ली मैं कहीं घूमने जाता हूँ, आप ही अगर उत्तर प्रदेश से हो या फिर बिहार या झारखंड या कहीं से भी हो, जम्मू कश्मीर से हो या साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ से हो, तो आप अगर कहीं से हो, अगर 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 आप मुझे बुलाते हैं तो ये अगर मैं जाता हूँ तो ये घूमने की आज़ादी होता है। पर अगर मैं वहाँ स्टे कर जाता हूँ, रुक जाता हूँ, मान लीजिए, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, तो जो स्टे करने की जो है ना वो आर्टिकल 19 का पार्ट 5 कहता है। मतलब ये कि पहले हम कहीं घूमने गए, फिर ऑफकोर्स हम रुकेंगे भी तो वहाँ ना, तो स्टे करने का, रुकने का, रेसिडेंस का ये आर्टिकल 19 कहता है। और ऐसा नहीं कि ये राइट सिर्फ टेम्परेरी बेस्ड है, ये परमानेंट है। फिर जो नेक्स्ट जो राइट है दैट इज 5 तो बता दिया, और ये इसको भी डिलीट करते हैं। जो मान ली कहीं आप रुक गए, तो रुक जाएंगे तो आप 1 दिन रुकेंगे, 4 दिन, 10 दिन रुकेंगे, लेकिन रुकने के बाद आप अपना प्रोफेशन भी तो देखेंगे ना, जॉब भी तो देखेंगे ना। तो आपको जॉब यानी प्रोफेशन चूज़ करने का आपको राइट्स है, अब वहाँ जॉब करने का आपको राइट्स है। तो टोटल 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर, 6 जो राइट्स है मैंने समझा दिया कि एक तो आपको बोलने की आज़ादी, दूसरा आपको एक असेंबली क्रिएट करने का, जब असेंबली हो जाएगा तो आप एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बनाने का। पर असेंबली में याद रखिएगा कि कोई वेपन वगैरह नहीं, जैसे मान ली 10 लोगों के बीच में बैठे हुए बातें कर रहे हैं और पता लगे आप तलवार और हथियार रख लिए, तो फिर आप जो है आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहे हैं, और उस केस में आपको कूटा, मतलब सिंपल सी बात है, आपको सीधा थाने में ले जाएगा। तो ये अब उसके बाद जब यूनियन बनाए, फिर आपको घूमने की आज़ादी, आपको वहाँ स्टे करने की आज़ादी और आपको जॉब करने की आज़ादी, ये आर्टिकल 19 के अंदर देता है। तो आर्टिकल 19 बहुत आसान था, मैंने समझा दिया। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब आपने कोई क्राइम किया है, तो अगर आपने कोई क्राइम किया है उस केसेस में भी आपको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्या क्या है? जैसे आर्टिकल 20 के अंदर 3 प्रोटेक्शंस है। पहला ये है, वन कैन नॉट बी डिक्लेयर विक्टिम बिफोर द ऑफेंस इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। मतलब कोई इंसान वो तब तक विक्टिम नहीं कहलाएगा जब तक कि कोर्ट डिसाइड ना कर दे। ये आर्टिकल 20 का पार्ट 1 है। दूसरा ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, या सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। इसका ये मतलब है कि मान लिया आपने कोई क्राइम किया है, आपने 5 मंथ पहले भी कोई क्राइम किया, और फिर 2 महीने बाद उसके 2 महीने बाद भी फिर कोई क्राइम किया, और फिर उसके बाद मतलब लगभग विदिन 5 मंथ के अंदर आप 5 बार क्राइम किए। तो जब जज आपके केस का मामला देखेगा ना, तो एक टाइम में एक ही मामला देखा जाएगा। ये नहीं कि एक ही टाइम में 5 मामला आपका देख लीजिएगा, 5 क्राइम का। क्योंकि यूजुअली जब पिटीशन दायर होता है या केस फाइल होता है तो हर एक केस का एक टाइमलाइन होता है। जैसे अगर कोई एक आज केस फाइल हुआ है तो आज की सबसे कल सुनवाई होगा, पर अगर कल केस हुआ है
कोई, तो कल के हिसाब से उसके नेक्स्ट डे या जो टाइम मिलेगा उसी हिसाब से सुनवाई होगा ना। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो एक टाइम में एक ही पनिशमेंट मिलेगा, बाकी पनिशमेंट के लिए आपको बाकी जब दोबारा सुनवाई होगा तो दोबारा फिर मिलेगा। बस सेकंड पार्ट ये कहता है। और थर्ड पार्ट ये कहता है कि वन कैन नॉट बी फोर्स टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है यहाँ पे कि देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस आपको अच्छे से लेते आते हैं, मतलब बोलते हैं अच्छे से आपको कूटते हैं, और कूटने के बाद जो है वो ये चाहते हैं कि ये मान जाए, पर हो सकता है आप वहाँ पे मान भी जाएंगे। लेकिन अगर आप कोर्ट गए और कोर्ट में आपने मानने से इनकार कर दिया, कह दिया कि नहीं हमने ये गलती नहीं करा है, हमने ये क्राइम नहीं करा है, तो जज जो है ये कहती है कि जो सामने हमारे गवाही दे रहा है हम उसी बात को मानेंगे। हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि क्या कहा नहीं, पुलिस के सामने क्या एक्सेप्ट किया नहीं किया, जो हमें सामने कह रही है। क्योंकि उसमें दो सवाल हो जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पुलिस के दबाव में वहाँ पे मान लिया हो कि हाँ भाई हमने क्राइम किया हो, और वहाँ जाके सीधे इनकार कर दिया हो। इसीलिए जज ये कहती है कि जो यहाँ पे कहेगा हम उसी बात को मानेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है कि आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप अपने अगेंस्ट जो है, अपने ही अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट दें। तो आर्टिकल 20 के अंदर कितने राइट्स हैं? 3 राइट्स हैं। पहला कि बिना, अगर कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करता तब तक उसको क्रिमिनल नहीं घोषित किया जा सकता है। दूसरा सिंगल ऑफेंस या सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। और और जो थर्ड जो पॉइंट है ये कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 अगर हम बात करें तो ये एक पर्सनल लिबर्टी है लोगों का। बस ऐसे कहिए कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब आपकी लाइफ है विद डिग्निटी के साथ जिए, ये आर्टिकल 21 कहता है। इसी आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू एजुकेशन है वो इसी के अंदर रख दिया गया है। मतलब ये है कि आर्टिकल 21 के अंदर 2 राइट है, एक तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, दूसरा, हालांकि ये तो मैं भी कम ही बता रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल 21 के अंदर लगभग 30 राइट्स मिले हुए लोगों को। आर्टिकल 21 के अंदर लगभग लोगों को 30 राइट्स मिले हुए हैं। पहला तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब इज्जत के साथ रहें और आपकी ज़िंदगी हो और इज्जत के साथ हो। राइट टू एजुकेशन जो कि 86 अमेंडमेंट 2022 में ऐड किया गया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन किनको? जो 14 ईयर बिलो 14 ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको, या एजुकेशन के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का राइट्स दिया गया है, जैसे 6 से 14 तक का। तो ये दूसरा राइट्स बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा कई सारे मैंने राइट्स यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे देखिए राइट्स ऑफ डिसेंट, मतलब आपका आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट सही हो, आपका राइट्स हो, लिवलीहुड हो गया, प्राइवेसी हो गया, शेल्टर हो गया, हेल्थ हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया अप टू 14। इसके अलावा RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आपको RTI भी इसी के अंदर आता है। राइट टू स्लीप, मान लिया आप कहीं सो रहे हैं और पता लगा आपके कान में जो है डीजे बजा दिया, कुछ भी कर दिया, अगर ऐसा होता है तो आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है और उसके इसमें आप पुलिस के पास जा सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में ट्रैवल अब्रॉड कर सकते हैं। राइट इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, हियरिंग और प्राइवेसी। राइट टू इंटरनेट भी जो है इसी के अंदर आता है। राइट टू इंटरनेट जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं। तो मे भी आपसे सवाल कई बार ये पूछा जाएगा कि राइट टू इंटरनेट किस आर्टिकल के अंदर आएगा या राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आएगा, तो इसी आर्टिकल के अंदर आएगा। तो आर्टिकल 21 समझ में आएगा। मतलब आर्टिकल 21 सोचिए कितना ब्रॉडर व्यू है, बट मैं तो आपको इन शॉर्ट में समझा रहा था। ये सारा राइट आर्टिकल 21 के अंदर है। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमने जो सेकंड जो राइट्स पढ़ाया था, जैसे फर्स्ट जो राइट पढ़ाया राइट टू इक्वालिटी पढ़ाया, और उस राइट टू इक्वालिटी के अंदर कितने राइट थे? आर्टिकल 14 से 18 तक थे। उसके बाद फिर जो सेकंड जो राइट था, राइट वो आपका राइट टू फ्रीडम था, और यानी राइट टू फ्रीडम था। और उस राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोग आर्टिकल से 22 के बीच में पढ़े। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, यानी कि टोटल 4 राइट्स पढ़े। और 4 राइट्स में 19 जो आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 19 के अंदर लोगों को 6 राइट्स मिले हुए हैं। आर्टिकल 20 भी बता दिया कि अगर आपने कोई क्राइम किया है उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और उसमें टोटल 3 राइट्स थे। इसके अलावा आर्टिकल 21 के अंदर क्या देखें कि कई सारे राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो बोलने के राइट टू इंटरनेट हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, इसी के अंदर राइट टू एजुकेशन भी है जो 6 से लेकर 14 के फ्री एजुकेशन के बारे में बात करता है। अब आते हैं आर्टिकल 22 के बीच में। आर्टिकल 22 बोलता है कि देखिए आर्टिकल 20 में अगर देखा आपने तो ये था कि आपने अगर कोई क्राइम कर दिया है उसमें आपको कुछ कंजर्वेशन मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। पर आर्टिकल 22 के अंदर अगर बात करें तो ये कह रहा है
कि अगर आपने कोई क्राइम वगैरह अगर किया है, उस केसेस में भी आपको कंजर्वेशन अरेस्ट, क्योंकि उसमें दो ही चीज़, या तो अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा, तो इसमें भी आपको कंजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 22 के अंदर। अब थोड़ा सा इन शॉर्ट में समझाने चाहेंगे। देखिए, यूजुअली डिटेंशन दो टाइप का होता है, एक तो प्यूनिटिव होता है, दूसरा प्रिवेंटिव होता है। प्यूनिटिव में ये होता है बस इन शॉर्ट में कि मान ली कोई क्राइम हुआ, तो उस क्राइम से के लिए मान ली आपने कोई क्राइम किया, पुलिस आपके लिए उसके मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर भाई उसके बाद जो है अगर ऐसा लगे कि हाँ भाई ये सच में इससे नहीं क्राइम किया है, तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट कोर्ट का ट्रायल होगा और कोर्ट फिर डिसाइड करेगी। अगर वो ऐसा लगेगा कि भाई इसने क्राइम किया है, तो उसके बाद उनको डिटेन करके और उनको फिर क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। पर वही अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उसमें होता ही कि बिन बताए हुए डायरेक्ट उसको डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा कुछ मतलब सोर्सेज से उनको पता चलता है कि भाई ये इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट था इन लोग का, उनको डायरेक्ट डिटेन कर लिया जाता है। तो अगर हम बात करें यानी कि डिटेंशन, अगर बाय द वे आर्टिकल 22 के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 22 के अंदर लोगों को 3 राइट्स हैं अगर आपको डिटेन किया जाता है तो पहला जो है, मतलब अगर आपको डिटेन केस में पहला जो है कि भाई अगर आपको डिटेन किया जाता है उससे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 22 के अंदर 3 राइट्स हैं। पहला राइट ये है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा पहले किसी चीज़ को लेकर, मान लिया आपने कोई क्राइम किया है नहीं किया है, अगर पुलिस आपको डिटेन करने आती है तो पहला जो राइट है, देखिए अलग बात है कि प्रैक्टिकल वे में इस राइट्स का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि मतलब फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है क्या कि जिससे भी अरेस्ट करना होगा पहले हम उसे इन्फॉर्म करेंगे, पहला। दूसरा ये कहता है कि आपको ये राइट्स है, मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आपको राइट्स है एक लीगल प्रैक्टिशनर को या उसको कंसल्ट करने का। मतलब बोलते हैं ना कि सरकारी वकील या प्राइवेट वकील जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता है, तो वो सरकारी वकील ही जो है कंसल्ट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट वकील जो है उनको पैसा देना होता है। तो इस या यही कहीं ना कहीं खर्च की वजह से आप देखेंगे कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो नहीं डिफेंड कर पाते हैं इसमें, यानी कि वो पैसे दे नहीं पाते, तो इसे लंबे टाइम तक वो जेल में रहते हैं। अब जो थर्ड जो है वो है ये है कि उस इंसान का जिसका अरेस्ट हुआ है उसको लेकर ये राइट्स है कि जो मान ली कोई पुलिस आपको अरेस्ट करी, तो विद इन 24 आवर के अंदर जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पहुंचाना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो फिर उस केस में वो जो पुलिस स्टेशन के जो इसके बिहाफ में आपको अरेस्ट किया गया है उनको फिर वहाँ पे अपना जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया। मगर कहता यही है कि विद इन 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आपको पहुँचाएगा। तो अभी तक मैंने 2 राइट्स ही पढ़ाए यहाँ पे डिटेल में और अच्छे से। मेरे ख्याल से ये जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा, अगर स्टिल कोई डाउट्स है तो डिस्कस किया जाएगा। पहला जो राइट था वो राइट टू इक्वालिटी था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और दूसरा जो राइट्स है वो राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम जो है अगर बात करें तो इसके अंदर आर्टिकल 14 से 18 के बीच में था, और राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है जो टोटल जो राइट्स हम लोग पढ़ें वो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। अब जो आगे यानी कि 23 से लेकर 35 का जो आर्टिकल है वो हम अगले क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा, और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे इससे रिलेटेड कुछ सवाल ज़रूर होंगे जिसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।